यहाँ आपको है क्लास 6 ज्योग्राफी, क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 पार्ट 2 होगा। क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 पार्ट 2 आपके यहाँ पर है। यहाँ पर जो कहा गया देखिए 6 आवर देखो 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक, सॉरी 6 आवर सेव, देखिए यहाँ पर क्या कि 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus every fourth year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे में एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं लीप वर्ष कहे जाते हैं। पता लगे कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अब देखिए चित्र 3 यहाँ फिर आपको कहता है क्या, फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। देखिए नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज inclined in the same direction. A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. As seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. देखिए यहाँ पर कहा गया कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है। फिर आपको आगे देखिए लेट्स डू के अंतर्गत थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाया गया कि डू यू नो हाउ टू ड्रॉ इलिप्स। लेट्स डू का देखिए यहाँ पर कहा गया क्या कि डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स। देखिए इलिप्स टेक अ पेंसिल टू पिंस एंड ए लूप ऑफ थ्रेड। नो फिक्स दीज पिंस ऑन अ पेपर इज हैज शोन इन द फिगर। पुट द लूप ऑन द पेपर एंड क्लोजिंग these two planes inside the top. Now hold the pencil and draw the line keeping the thread tight and moving the pencil along it. The figure represent an ellipse. क्या आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, दो पिन तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल को धागे से कसकर तानते हुए पेंसिल को धागा के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। देखिए लेट्स डू के अंतर्गत फिर आपको यहाँ पर कहा गया टू अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए टू लेट्स डू के बाद फिर से यहाँ पर देखते एक बार यहाँ देखिए क्या कि टू लेट्स डू क्या देखिए टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स इंक्लाइनेशन इन द सेम डायरेक्शन ड्रॉ ए बिग एलिप्स ऑन द ग्राउंड एंड टेक अ फ्लैग विथ ए स्टिक स्टैंड एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ द ellipse. Point your flag to a fixed point far away like on a tree top. Now move along the ellipse keeping your flag always pointing towards that fixed point. In this way, the axis of the earth remains inclined permanently in the same position. The revolution of the earth and the inclination of the earth's axis in a fixed direction cause seasons. देखिए यहाँ पर फिर आपको आगे हम देखिए क्या कि आओ कुछ करके सीखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लेट्स डू के अंतर्गत देखिए एक ही दिशा में लेट्स डू कीजिए इसको। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के मैदान पर
देखिए, एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाइए। मैदान पे एक बहुत बड़ा आपको दीर्घवृत्त बनाए तथा छड़ी में लगाए हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाए, वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के ऊपरी हिस्से किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाए। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चले। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी का परिक्रमण तथा पृथ्वी का अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने का ऋतु परिवर्तन होता है। बहुत अच्छा, यहाँ पे आगे देखिए, पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी का अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने का ऋतु परिवर्तन। बहुत अच्छी बात है यहाँ का, पृथ्वी का अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने का ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने का ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए, लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी दैट ऑन 21st June द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. देखिए यहाँ पर क्या कि द रेज ऑफ द सन देखिए यहाँ पर क्या कि द रेज ऑफ द सन fall directly on the Tropic of Cancer has a result। देखिए these areas receive more heat। The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting। यहाँ पर जो आपको कहा गया, इसको थोड़ा सा देखिए। The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined toward the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at this place occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there, the nights are longer than the days. This position of the earth is called the summer solstice। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें कहा गया क्या, चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम से इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ अब उत्तरी ध्रुव जिसे बोलते, उत्तर ध्रुव या उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता था। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अच्छा, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। देखिए, समर सोल्स्टिस आपके यहाँ पर उत्तर अयनात कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि 21 जून को यहाँ पर जो कहा 21 जून को एट द टाइम सौर हेमिस्फीयर इन द कंडीशन आर रिवर्स, इट विंटर्स इन द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। यहाँ पर क्या, इसलिए विषुवत उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था उत्तर अयनात कहते हैं। फिर आपके यहाँ पर देखिए क्या
अब यहाँ पे क्या क्या कि ऑन 20 देखिए ऑन 22nd December द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल tilts टुवर्ड इट्स एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली। देखिए यहाँ पर क्या है कि एज द देखिए ऑन 22nd December द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल tilts देखिए tilts towards it as the sun rays fall vertically at the topic of Capricorn 23 half degree south a larger portion of the southern hemisphere gets lights therefore देखिए therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights the reverse happens in the northern hemisphere this portion of the earth is called the winter solstice. Do you know that Christmas is celebrated in Australia do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? देखिए 22 दिसंबर को दक्षिण पूर्व के 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने का मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इससे दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इससे दक्षिणी गोलार्ध में आपको लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनात कहा पृथ्वी की अवस्था को दक्षिणी आयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ऑन द 21st March and September 23 direct rays of the sun fall on the equator at this position. Neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है। इसे विषुव कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो आपको ऑन 23rd September इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। द अपोजिट इज द केस ऑन 21st March। देखिए यहाँ पर क्या व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of earth respectively। देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो होता है वह सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इससे पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस पर स्पष्ट है कि पृथ्वी में घूर्णन एवं परिक्रमण का दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। इस पर स्पष्ट है कि पृथ्वी में घूर्णन की वजह से दिन एवं रात तथा परिक्रमण की वजह से आपको ऋतु में परिवर्तन होता है। इस पर स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन से दिन एवं रात होती है एवं पृथ्वी परिक्रमण से आपको ऋतु में परिवर्तन होता है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। देखिए यहाँ पर क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 आपके यहाँ पर है मैप्स। क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 आपको मैप्स है, मतलब जिसको नक्शा बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं, वो आप यहाँ देखते हैं। और देखिए यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, यहाँ देखिए यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब
अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ ग्लोब, अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। आप पिछले अध्याय में देखिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में, ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। तो जब हम यह पूरी देखिए, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहर तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो अब हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता, उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। यहाँ देखिए क्या है कि यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब, हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशन एज वेल, ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ हैज होल। देखिए, अर्थ हैज, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ हैज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेज, it is of little help in such a situation. We use map. A map is representation, a map is a representation of or the a map is a representation, a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. देखिए, यहाँ पे कहा है कि वी फाइंड दैट, यहाँ पर देखिए, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। वन देखिए, यहाँ पर वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया, एंड ए फ्यू फैक्ट्स, अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। देखिए, व्हेन मैनी मैप्स आर, हाँ, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट, हाँ, व्हेन मैनी मैप्स, यहाँ देखिए क्या, व्हेन मैनी मैप्स है, when many maps are put together we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scale. Maps provide more information than a globe. There are of different types, some of them are described below. यहाँ पर देखिए क्या है कि मानचित्र, देखिए यहाँ पे क्या, मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। तो मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए क्या है, आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों, अलग अलग पैमानों से खींची अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। यहाँ देखिए क्या है, फिजिकल मैप्स भी आपको होते हैं। क्या देखिए यहाँ पर क्या है कि फिजिकल मैप्स भी आपके यहाँ पर, फिजिकल मैप्स भी जिसको बोलते हैं, आपको क्या, भौतिक मानचित्र जिसे बोलते हैं। देखिए, फिजिकल मैप्स है, भौतिक मानचित्र। देखिए मैप्स, हाँ, मैप्स देखिए, फिजिकल मैप्स में क्या है, देखिए, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस etc आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। देखिए क्या कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उचावच मानचित्र कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उचावच मानचित्र कहा जाता है। अब देखिए पॉलिटिकल मैप्स की बात करते हैं। पॉलिटिकल मैप्स का अंदर ये देखिए कि मैप्स शोइंग सिटीज, देखिए मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। देखिए राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, देखिए राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों में राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। देखिए पॉलिटिकल मैप्स के अंतर्गत क्या, देखिए यहाँ पर क्या कि पॉलिटिकल मैप्स के अंतर्गत क्या, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेज आर एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। देखिए पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उचावच मानचित्र कहा जाता है। अब हम देखिए क्या कि राजनीतिक, एक मिनट रुकिए, पॉलिटिकल मैप्स में आप देखिए, पॉलिटिकल मैप्स देखिए क्या, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। देखिए क्या, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए थीमेटिक मैप्स, आपके यहाँ पर क्या है, थीमेटिक्स मैप की बात की गई। देखिए थीमेटिक्स मैप क्या होता है,
देखिए थीमेटिक मैप को हम यहाँ पर देखिए थीमेटिक्स में देखिए सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या some maps focus on a specific information such as road map, rainfall maps showing distribution of forest industry etc are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. These are three components of map. There are three components of maps. First distance, second axis and third symbol. देखिए थीमेटिक मानचित्र देखो थीमेटिक मानचित्र को बोलते हैं विषयगत मानचित्र जो किसी खास विषय के बारे में ही आपको बताएं। इसमें क्या कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि की वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र या विषयगत मानचित्र या खास विषय से संबंधित मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण क्या आता है। देखिए मानचित्र के तीन महत्वपूर्ण घटक है। मानचित्र के तीन महत्वपूर्ण आपको घटक है। पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिस्टेंस को देखिए क्या होता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर देखिए मैप्स और यहाँ पर क्या देखिए maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scales. But this reduction is done very carefully so that the distance between the place is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. देखिए therefore a scale is chosen for this purpose. A scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on a map, it means 1 cm on the map will show 5 km on the ground. The scale of your drawing will be 1 cm 5 km. 1 cm is equal to 5 km. The scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between the two places on a map. देखो मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट्स ऑफ जैसे हो गया देखिए the scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. देखिए यहाँ पे क्या when large यहाँ पे देखिए क्या when large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 cm on the map shows 500 km of the ground. It is called a small scale map. When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 cm on the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. अब यहाँ देखिए क्या कि मानचित्र एक आरेखन देखिए मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह देखिए यहाँ पर क्या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्तर की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। देखिए इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने यहाँ देखिए क्या इसलिए देखिए क्या कि इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्तर पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना जो होता है देखिए पैमाना स्तर पर वास्तविक दूरी पैमाना स्तर पर देखिए क्या पैमाना स्तर पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्तर के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी मानचित्र का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। देखिए जब बड़े क्षेत्र पर देखिए यहाँ पर जो कहा गया है जब बड़े क्षेत्र पर वाले भाग हो जैसे कि जब बड़े क्षेत्र पर वाले भाग हो जैसे कि देखिए जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग हो जैसे महाद्वीपीय देशों कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्तर के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसको छोटा पैमाना मानचित्र कहा जाता है।
उदाहरण के लिए मानचित्र पर देखिए, मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्तर के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्र पर यहाँ पे क्या कि जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्तर पर 500 में यहाँ देखिए क्या कि व्हेन द लार्ज एरिया लाइक कंटिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन, ये हो चुका था। यहाँ देखिए क्या लार्ज स्केल मैप्स, आप यहाँ देखिए लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। इसको फिर से देखिए, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंटिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन ए पेपर, देन वी यूज ए स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। यहाँ हम देखिए क्या कि जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्तर पर 500 मीटर की दूरी, स्तर पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बहुत ही एक अजीब यहाँ पर है। देखिए स्तर पर 500 मीटर की दूरी, स्तर पर आपको 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए एक जो खास चीज़ अब यहाँ बताया, इसमें तो आपको लेट्स डू की एक बात कर लेते हैं। लेट्स डू की यहाँ पर आपको है टैग, देखिए यहाँ पर टैग एन ऑल, देखिए यहाँ पर क्या टैग एन ऑल रबर बॉल एंड ड्रॉ वाट एवर यू लाइक ऑल ओवर इट। यू मे ऑल्सो मार्क नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट। नाउ देखिए यहाँ पर क्या कि नाउ कट दिस बॉल विथ ए नाइफ एंड ट्राई टू फ्लैटन इट। देखिए नोटिस हाउ द ड्राइंग आर डिस्टॉर्टेड। अब यहाँ देखिए क्या एक रबर की पुरानी गेंद है, उस पर गेंद एवं उस पर कोई रेखाचित्र बनाए। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटे तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि लेट्स डू की ही बात यहाँ पर आपको की गई है। लेट्स डू के अंतर्गत यहाँ पर आपको है क्या कि लेट्स देखिए लुक एट द फिगर 4.1, लुक एट द फिगर 4.1, देयर इज ए स्केल, इट मे बी यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, इट मे यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द ट्री इज 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट द एक्चुअल डिस्टेंस इज 550 meters. Now the distance between the POA and to Karim's house is 12 centimeter. It means 120 meters on the ground, but you cannot fly like a bird directly from E to A. यहाँ देखिए लेट्स ये जो कहा गया कि यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड डायरेक्टली फ्रॉम ई टू ए, यू विल हैव टू वॉक ऑन द रोड। लेट अस मेजर, यहाँ देखिए कहा लेट अस मेजर द टोटल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम ई टू सी, देन सी टू एम, M to B and B to A. Add all these distance. This will be the total walking distance from Karim's house to the post office. देखिए यहाँ पर कहा गया कि चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि स्तर पर यह दूरी 120 सेंटीमीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चढ़ना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम से बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। आगे आप देखिए क्या कि डिस्टेंस के बाद आपके यहाँ पर आपको है क्या डिस्टेंस, आपको यहाँ पर कुछ इमेज आपको शो किया गया है। कुछ इमेज आपको डिस्टेंस तो आपको हो गया था। डिस्टेंस के बाद कुछ इमेज यहाँ पर आपको है, उसको देखिए आप इमेज आपको डायरेक्शन का इमेज आपको यहाँ पर दिया गया। डायरेक्शन आपको देखिए मैप्स ऑफ ए विलेज, किसी एक मैप्स का यहाँ पर मैप्स ऑफ विलेज गाँव का नक्शा आपको यहाँ पर देखिए डायरेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मोस्ट मैप्स देखिए यहाँ पर क्या यहाँ देखिए क्या कि मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एंड अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। और फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, देयर आर फोर मेजर
There are four major directions. There are four major directions: north, south, east, north, south, east, and west. North, south, east, west, and east and west. They are called cardinal. They are called cardinal points. Other four intermediate directions are northeast NE, southeast SE, and southwest SW, and northwest NW. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction. यहाँ पे जो देखिए फाइंड आउट द देखिए हम क्या फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.8 द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास कहाँ पर थे यार। देखिए नॉर्थ यहाँ पे जो आपको कहा गया उसको देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखिए। हाँ देखिए ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन एंड कार्डिनल डायरेक्शन और मेजर डायरेक्शन। मेजर डायरेक्शन आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट एन ई, साउथ ईस्ट एस ई, south west SW, the northwest NW. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction. Find out the following direction from the figure 4.a and the direction of the community center, the playground from Vikas house, B the direction of school from shops. देखिए we can find out the direction of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out main direction. Its magnetic needle always points towards north south direction. हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या कि दिशा की बात हम करते हैं। दिशा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए अधिकतर मानचित्रों में यहाँ पर क्या है, देखिए अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर जिसके ऊपर अक्सर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाएं। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र, खेल के मैदान की दिशा। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलिए। इसमें देखिए फिगर अभी आपको यहाँ पर शो किया गया है। फिगर आपको यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर गाँव का नक्शा यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस शो किया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या ये आपको प्रधान बिंदु आपको यहाँ पर डायरेक्शन जो आप यहाँ पर मैप जो शो कर रहे हैं ये आपको कार्डिनल डायरेक्शन की यहाँ पर आपको मैप, ये आपको जो मैप है वो कार्डिनल डायरेक्शन जिसको बोलते हैं प्रधान दिग बिंदु, ये आपको इसका मैप हो गया। ये इसका फिगर। उसका देखिए आपको कंपास का यहाँ पर फिगर है। ये आपको कंपास का यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपको कंपास का फिगर आपको दिख सूचक है वो आपको यहाँ पर है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पर कंपास का फिगर आपके यहाँ पर शो किया गया है। उसके बाद हम आगे यहाँ पर चलते हैं। कंपास के बाद यहाँ पर क्या कि देखिए कंपास का फिगर आपके यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे क्या कि फाइंड आउट द फ्लोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर। ये तो आपको हो गया। देखिए वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर देखिए अब देखिए कंपास के अंतर्गत देखिए हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आपको होती है। अब देखिए सिम्बल्स की यहाँ बात की गई जिसको हम बोलते हैं संकेत या प्रतीक बोलते हैं। देखिए सिम्बल इज द देखिए यहाँ पर क्या कि Symbol is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, the trees, railway lines, or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures, and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be
देखिए यहाँ पे क्या है कि मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन यू कैन कलेक्ट information from maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in figure this. देखिए यहाँ पे क्या यह किसी भी मानचित्र यहाँ पे क्या यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, तो इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकता है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ये आपको समिति है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ये कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में आपको दर्शाया गया है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के समान तो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, मतलब पानी के लिए। भूरा रंग पर्वतों के लिए, भूरा रंग जो है तो पर्वतों के होता है। पीला रंग आपको पठारों के, हरा रंग मैदानों के लिए दर्शाया जाता है। अब आगे यहाँ पर कहा जाता है, देखिए यहाँ पे आपको सिंबल आपके यहाँ पर है, ये जो आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं गॉज मीटर का, ये सब आपको रोड्स का यहाँ पर सिंबल हो गया, उसका इंटरनेशनल स्टेज इस तरह का सिंबल हो गया। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल जो आप इसको बोलते हैं। कन्वेंशनल सिंबल मतलब कि आपको यहाँ पर रूट चिन्ह जिसे बोलते हैं, आपको रूट चिन्ह यही आपको होता है। फिर देखिए आपको वेरियस कलर्स आर यूज फॉर सेम पर्पस। यहाँ देखिए वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेटो एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए आगे यहाँ पर है क्या कि देखिए सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज की बात की गई है। सुंदरपुर विलेज और इसके सराउंडिंग, देखिए सुंदरपुर गाँव और उसके आसपास का क्षेत्र यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि स्केच की बात करिए। स्केच क्या होता है कि रेखा चित्र क्या होता है, जिसको हम स्केच बोलते हैं। देखिए ए स्केच यहाँ देखिए ए स्केच इज ए ड्राइंग मैनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ए पार्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड with the respect to other place. Suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to this house. Such a rough drawing is drawn without a scale and is called a sketch map. यहाँ देखिए क्या आपको स्केच क्या होता है, रेखा चित्र क्या देखिए, रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षक पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने की होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। अब प्लेन की यहाँ पर बात की, देखिए यहाँ पर जो प्लेन मतलब खाका जो, तो उसको यहाँ पर देखिए प्लेन मतलब खाका है, देखिएगा ए प्लेन इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड द breadth of a room which can't be shown in a map. At that time we can refer drawing to a scale called a plan. At that time we can refer drawing drawn to a scale called a plan. देखिए एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है।
देखिए यहाँ पे एक लेट्स डू की बात यहाँ पे आओ कुछ करके सीखे। देखिए लेट्स डू विजिट वेब पोर्टल स्कूल भुवन एनसीईआरटी एंड ड्रॉ ऑनलाइन नेबरहुड मैप ऑन सैटेलाइट इमेजरीज। देखिए स्कूल भुवन एनसीईआरटी वेब पोर्टल, देखिए इस पोर्टल उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस के मानचित्र ऑनलाइन बनाए। यहाँ देखिए अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाए। फिर आप आगे यहाँ पे कहा गया लोकेट। देखिए यहाँ पर क्या लोकेट, देखिए लोकेट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट। देखिए फर्स्ट इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग। देखिए क्या नदी को किस दिशा में नदी किस दिशा में आपको बढ़ रही है पहला। दूसरा देखिए व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेज बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी। देखिए डुमरी गांव के पास से किस प्रकार से सड़कें गुजरती है। यहाँ पे इमेज देखिए, ये इतना आपको इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको छोड़िए। अब आगे यहाँ पे जो आपको कहा गया ये इमेज आपको था, यहाँ पे सभी चीज़ को दर्शाया, ग्रास सभी को दर्शाया गया। उसके बाद आपका आगे यहाँ पर फिनिश होता है इस चीज़ को। यहाँ देखिए चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है।